नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग हेयर चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने सीएसएस का बेसिक फॉर्मेट समझा, सिलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू, और उन्हें इनलाइन सीएसएस के एक डेमो के साथ प्रैक्टिकली रन करके देखा था। आज हम समझेंगे कि सीएसएस को एचटीएमएल में लिखने के अलग अलग तरीके क्या होते हैं, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाने वाला हूँ इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। और हर मेथड को हम पहले डिटेल में समझेंगे, फिर उसका प्रैक्टिकल करेंगे, और फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा इसको कब यूज़ करना चाहिए और कब इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनलाइन सीएसएस की। तो ये पहला तरीका होता है एचटीएमएल एलिमेंट्स को स्टाइल करने का। इनलाइन सीएसएस का मतलब है कि हम डायरेक्टली एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लिखते हैं और उसमें हम प्रॉपर्टी और वैल्यू पास करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक h1 एलिमेंट लिया हुआ है और उसमें हमने अंदर एक लिखा है स्टाइल एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी एंड वैल्यू पास की है। जो हम इनलाइन सीएसएस लिखते हैं वो हम इसी तरह लिखते हैं हमारे एचटीएमएल पेज के अंदर हर एक एलिमेंट के। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, चलते हैं हमारे वीएस कोड में। तो यहाँ पे मैंने एक index.html फाइल क्रिएट कर ली है और यहाँ पे हम इसका बॉयलर प्लेट क्रिएट करते हैं और टाइटल में मैं दे देता हूँ सीएसएस। हम बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले लिखते हैं एक h1 एलिमेंट और इसमें हम लिखते हैं वेलकम टू कोडिंग हेयर। और हम लेते हैं एक पी टैग और इसके अंदर हम लिखते हैं ये एक पैराग्राफ है। और अभी हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका आउटपुट कैसा आया है। हमने h1 में वेलकम टू कोडिंग हेयर लिखा है और एक पी टैग के अंदर हमने लिखा है ये एक पैराग्राफ है। तो इसको हम इनलाइन सीएसएस लिखने के लिए तो यहाँ पे हम इसके अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लिखते हैं और यहाँ पे हम चाहते हैं इसका कलर रेड हो जाए तो हम कलर प्रॉपर्टी लिखते हैं और यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखते हैं रेड। तो इसके बाद हम पी टैग में भी हम स्टाइलिंग पास करना चाहते हैं इनलाइन की, तो यहाँ पे हम स्टाइल एट्रीब्यूट लिखते हैं और यहाँ पे इसका भी हम कलर करते हैं येलो। तो अभी हम इसको सेव करते हैं, अब देखते हैं इसका आउटपुट। तो अब आप देख सकते हो इन दोनों का कलर चेंज हो चुका है। हम साथ में इसका बैकग्राउंड चेंज भी कर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हम देते हैं इसमें, यहाँ पे हम ब्लैक देते हैं और यहाँ पे भी हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लू। और अब देखते हैं इसका आउटपुट सेव करके। अब आप देख सकते हो हमारे h1 ने फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर लिया है और p टैग ने भी फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर लिया है, क्योंकि ये हमारे एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। तो इनलाइन सीएसएस का मतलब है कि स्टाइल वही एलिमेंट के अंदर ही लिख दी जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ हमें कब यूज़ करना चाहिए इनलाइन सीएसएस का और कब नहीं। इनलाइन सीएसएस तब यूज़ करनी चाहिए जब आपको एक छोटी सी स्टाइलिंग करनी हो या टेस्टिंग करनी हो। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में ये गलत चॉइस है, क्योंकि हर एलिमेंट्स में अलग अलग लिखना पड़ता है और कोड मैसी हो जाता है। दूसरा तरीका है इंटरनल सीएसएस। इसमें हम अपनी सीएसएस को एक अलग ब्लॉक में लिखते हैं और वो ब्लॉक होता है हमारा स्टाइल टैग के अंदर, जो हम इसको हेड टैग के अंदर लिखते हैं, जो हमारा हेड सेक्शन होता है उसके अंदर लिखते हैं। चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकल के साथ अच्छे से समझते हैं। तो जो हमारा ये वाला हेड टैग है, ये वाला, इसके अंदर हम एक स्टाइल टैग लिखते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पे एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और फिर उसमें स्टाइलिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे h1 एलिमेंट्स हैं, इसको हम कॉपी करते हैं और पेस्ट भी करते हैं। और ये आप देख सकते हो इसकी जो हम इनलाइन सीएसएस कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही है। जेकर हमारे पास बहुत सारे h1 होंगे तो उसमें हम इसी तरह का सीएसएस करना नहीं अवॉइड करेंगे। तो यही वाला हम इनलाइन सीएसएस को डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं h1 के साथ, जो हमारा सिलेक्टर होगा h1। और इसमें हम सेम स्टाइलिंग पास करते हैं एक बार के लिए। जैसे हम इसका कलर ऐड करते हैं
और इसका बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज करते हैं, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, और इसके अंदर हम वैल्यू पास करते हैं ब्लू। और अब देखो इसका आउटपुट क्या आता है। हम सेव करते हैं, अब देखते हैं इसका आउटपुट। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने बस एक ही H1 को सिलेक्ट किया है और हमारे सारे H1 सेलेक्ट हो चुके हैं जो हमने क्रिएट किए हैं। तो यही फ़ायदा होता है हमारा इंटरनल CSS लिखने का, जो हम मल्टीपल एलिमेंट्स को एक ही तरह की CSS स्टाइलिंग देना चाहते हैं तो हम इसी तरह उसको पास कर सकते हैं। तो इंटरनल CSS का एक और फ़ायदा है कि एक ही जगह लिखकर हम पूरे पेज के मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं। तो इंटरनल CSS तब यूज़ करनी चाहिए जब आप एक सिंगल पेज बना रहे हो। लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट में 5 या 10 पेजेस या उससे भी ज़्यादा हैं तो हर पेजेस में बार बार ये स्टाइलिंग लिखना पड़ता है, जो प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए बड़े प्रोजेक्ट्स में इसे अवॉइड किया जाता है। और अब आता है तीसरा और सबसे प्रोफेशनल तरीका, एक्सटर्नल CSS का। इसमें हम अपना CSS का कोड है वो एक अलग फाइल में लिखते हैं और फिर HTML के साथ लिंक करते हैं उस फाइल को। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए जो हम अलग फाइल बनाएंगे उसके लिए हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और उसका नाम आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे स्टाइल मैंने लिख दिया, और उसकी एक्सटेंशन जो होगी वो .css होगी। .css एक्सटेंशन से पता चलता है ये एक हमारी CSS की फाइल होगी और जो भी हम इन एलिमेंट्स को स्टाइल करना चाहते हैं वो हम इसमें लिखेंगे। और अभी के लिए हमने जो p टैग के अंदर स्टाइलिंग की है इसको भी हम कट कर देते हैं और CSS टैग के अंदर हम H1 को सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम H1 को लिखते हैं और इसमें हम प्रॉपर्टी और वैल्यू पास करते हैं। जैसे हम यहाँ पे भी हम कलर को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कलर हमारा ब्लू हो जाए और बैकग्राउंड कलर हमारा रेड हो जाए। यहाँ पे हम CSS फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पे इस फाइल को भी सेव करते हैं। तो हम इंटरनल CSS को कमेंट आउट कर देते हैं या इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। अभी के लिए हमारे H1 में कोई भी स्टाइलिंग पास नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि अभी तक हमने अपने ये वाली फाइल को इसके अंदर लिंक नहीं किया है। लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं लिंक टैग, वो भी हम लिखते हैं हेड टैग के अंदर। और लिंक टैग के अंदर यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो REL होता है वो रिलेशन होता है, मतलब इसका क्या रिलेशन होता है, जैसे हमारी जो फाइल होगी वो कौन सी टाइप की होगी। जैसे जो हमारी फाइल है वो स्टाइल शीट है और रेफ का मतलब यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे हम उस फाइल का पाथ देते हैं भी हमारी फाइल जो CSS की है वो कहाँ पे लोकेट है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकल में देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक लिखते हैं लिंक टैग और यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली एक REL एट्रीब्यूट आ चुका है और एक href आ चुका है। और href में हम लिखते हैं वो फाइल का पाथ जो हम यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं। जैसे हमारी जो फाइल है वो इंडेक्स HTML के साथ ही है, तो इसलिए हम इसको ऐसे कुछ इस प्रकार लिखते हैं और सेव करते हैं। ऐसे वो लिंक हो जाएगी। हम उस फाइल का नाम लिख देते हैं। जेकर वो किसी और फोल्डर के अंदर है तो हम उस फोल्डर का पहले नाम लिखेंगे, फिर हम उस फाइल का नाम लिखेंगे। तो फुल पाथ देना पड़ता है हमें जब हमें लिंकिंग करनी होती है किसी भी फाइल के साथ। तो अब हम इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो अब आप देख सकते हो हमारी स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है हमारे जो HTML एलिमेंट्स थे, जैसे H1। और हम चाहते हैं हमारा जो p टैग है इसमें भी हम स्टाइलिंग पास करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम एक p टैग को भी सिलेक्ट करते हैं कुछ इस प्रकार। तो इसमें हम एक कलर देना चाहते हैं जैसे ग्रीन और इसका बैकग्राउंड कलर हम देंगे येलो। और अब इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं इसका आउटपुट। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा p टैग के अंदर भी CSS अप्लाई हो चुकी है। तो एक्सटर्नल CSS का सबसे बड़ा फ़ायदा या एडवांटेज ये है कि एक ही CSS फाइल को मल्टीपल HTML पेजेस के साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारे पास बहुत सारे .html वाली फाइल्स हैं और हम उन सब फाइल्स को लिंक कर देते हैं इस फाइल के साथ। तो जो हमारे .html फाइल्स होंगी उन सब के एलिमेंट्स को हम एक ही फाइल के अंदर स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं।
तो यही फ़ायदा होता है हमें एक्सटर्नल सीएसएस लिखने का। तो एक्सटर्नल सीएसएस हमेशा बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती है। इससे एक सेंट्रलाइज्ड फाइल से सारे पेजेस का स्टाइल कंट्रोल हो जाता है। इसको अवॉइड करने की कोई वजह नहीं है, बस ध्यान रखो कि अपने सीएसएस फाइल को पाथ सही दिया हो जब आप लिंकिंग कर रहे हो। जैसे हमने यहाँ पे सीएसएस का पाथ सही दिया, जेकर हम यहाँ पे पाथ सही नहीं देते, जैसे हम एक फ़ोल्डर और लिख देते हैं, जैसे हमने एक इमेजेस फ़ोल्डर लिख दिया और इसके अंदर हम स्टाइल डॉट सी एस एस वाली फाइल का नाम लिखते हैं। तो अब इसको सेव करते हैं, अब देखते हैं इसका आउटपुट। तो अब हमारे यहाँ पे सी एस एस अप्लाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे यहाँ पे पाथ ही गलत है। तो इसको पाथ हमेशा सही देना चाहिए, तभी हमारी फाइल पे सी एस एस अप्लाई होगी, जो हमारी डॉट एच टी एम एल वाली फाइल होगी। यहाँ पे हमारी डॉट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है, तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो, बट उसके बाद में डॉट एच टी एम एल होनी चाहिए एक्सटेंशन, जो पता चलता है कि ये हमारी एच टी एम एल की फ़ाइल है। और डॉट सी एस एस का मतलब है ये हमारी एक स्टाइलिंग वाली फ़ाइल है, जहाँ पे हमारी सारी सी एस एस लिखी जाती है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिंक करते हैं लिंक टैग की सहायता से, और ये ऑप्शनल होता है, इसको लिखना ज़रूरी नहीं होता। तो जो हम एच आर एफ के अंदर जो लिखते हैं वो हम पाथ लिखते हैं उस फाइल का। तो चलिए दोस्तों, अब एक छोटा सा रिकैप करते हैं। आज हमने सी एस एस को लिखने का 3 तरीके देखे: इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल सी एस एस। जो इनलाइन सी एस एस है वो स्टाइल डायरेक्टली एलिमेंट के अंदर लिखा होता है, क्विक और सिंपल है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में ये मैसी हो जाता है। और जो इंटरनल सी एस एस है वो स्टाइल टैग के अंदर लिखा जाता है और एक पेज के लिए ठीक है, लेकिन मल्टीपल पेजेस में मेंटेन करना मुश्किल होता है। और एक्सटर्नल सीएसएस को हमने समझा, ये एक अलग फाइल में लिखा जाता है और एचटीएमएल के साथ लिंक किया जाता है, और ये सबसे प्रोफेशनल मेथड है और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में इसी का यूज़ होता है। और तीनों मेथड को हमने प्रैक्टिकली रन करके देखा, सिर्फ एलिमेंट सेलेक्टर के साथ, यूजिंग कलर और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे स्टेप बाय स्टेप मोस्ट टेक ट्यूटोरियल मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग।